नमस्कार शोधार्थियों। क्योंकि कहना ज़रूरी है, यूट्यूब चैनल सुधा उपाध्याय के सौजन्य से सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में आज हम देवेश के साथ हैं। आज 13 जुलाई है। आज देवेश का जन्मदिवस है। देवेश का जन्मदिवस देवेश के अलावा उसकी पीढ़ी के, उसके साथी, उसके दोस्त, उसके सहयोगी, उसके वरिष्ठ कनिष्ठ सभी मना रहे हैं उसी उल्लास और उत्साह के साथ। और आज मेरे लिए भी ये बड़ा दिन है। देवेश को लंबे अरसे से जानती हूँ। उसकी कविताओं में लगातार जो रचना संसार है, उसके भीतर के उस संवेदन को, टीस को, पीड़ा को, परिवेश के आसपास इर्द गिर्द जो कुछ, चाहे वो वर्चस्व की ठसक हो, चाहे वो समाज में फैलती लगातार पसरी हुई विसंगतियाँ हों, विडंबनाएं हों, उन सब को बहुत गहरे से चीनती पहचानती रही हूँ। देवेश बहुत संकोची हैं अपनी कविताओं के पाठ के लिए। आज कुछ उनकी कविताएं लेकर मैं आप सबके सामने मौजूद हूँ और उस बहाने हम देवेश को जानने की कोशिश करेंगे। देवेश कविताएं नहीं करता, सवाल करता है। और मैं मानती हूँ कि सवालों में घिरे रहना या सवालों में लगातार जुटे रहना, सवाल करना और सवालों का जवाब देना, दोनों ही सचेतनता की निशानी है। सवाल न होते तो सुकरात न होते, गैलीलियो न होते, आर्किमिडीज न होते, आर्यभट्ट न होते, मार्क्स, कबीर, मीरा न होते। जिनसे सवाल पूछे जाते हैं केवल वही खतरे में नहीं होते, जो पूछ रहा होता है वह भी लगातार खतरे में है। बल्कि जो पूछ रहा है वह तो सबसे ज़्यादा खतरे में है, क्योंकि उसके सामने खुली चुनौती है। सत्ता के सामने, व्यवस्था के सामने, एलीट के सामने और वर्चस्व की राजनीति के सामने, जो समूचे पर्यावरण में प्रदूषण की तरह पसरी हुई है। देवेश जैसे लोग सवाल करते रहेंगे। देखते हैं कौन कौन यह जोखिम उठाने को तैयार होता है। मैंने कहा ना, उसकी कविता में कविताई कम, चिंतन ज़्यादा है। वह चिंतित नहीं होता, वह देख रहा है आसपास को, वह भांप रहा है, उससे सराबोर है, लेकिन वह कविता भर नहीं करता। उसके सवाल नए बवाल खड़ा करते हैं। वह केवल यथास्थितियों से टकराता नहीं, बल्कि इस पारंपरिक दुनिया में पसरी जड़ता को तोड़ता भी है। देवेश को मैं हमेशा से एक सेक्युलर विचार के रूप में मानती हूँ और इस छोटी सी उम्र में उसे एक समाज चिंतक के रूप में, उन समाज चिंतकों में गिनती हूँ, ठहराती हूँ। उम्र के लिहाज से वह कम उम्र हो सकता है, पर अपने अपने अनुभव संसार में, अपने चिंतन संसार में वो बहुत परिपक्व है। अपने समय और समाज को बहुत गहराई से चीनता है, परखता है। परिवेश की चिंता में घुलता नहीं है, बल्कि परिस्थितियों को बदलने का, आमूलचूल परिवर्तन का जोखिम उठाता है। दिल्ली विश्वविद्यालय से अपना अध्ययन खत्म करके वो स्वतंत्र पत्रकारिता से जुड़ा हुआ है। अपनी निर्भीक पत्रकारिता और अपने सामाजिक सरोकारों और अपनी कमिटेड पक्षधरता से वो इस समय भी आज के तत्कालीन समकालीन जो समाजशास्त्री हैं, समाज चिंतक हैं, उनमें बिल्कुल साफ साफ समानांतर खड़ा दिखाई देता है, चिन्हा जा सकता है। जितना मजबूत उसका गद्य है, जो गद्य उसको विचार देते हैं, तो कविता कहीं उसकी संवेदनात्मक दुनिया को और गहरी और पैनी बनाती है। क्योंकि उसके अनुभवों में और उसकी स्मृतियों में एक समृद्ध संसार है और देवेश उसका साक्षात अपनी रचनाओं में करते हैं। अनुभवों से सयाना और अपनी स्मृतियों में का धनी देवेश को मैं कई वरिष्ठ रचनाकारों के समकक्ष भी लाकर खड़ा कर सकती हूँ। लगातार वो 2 पीढ़ियों को दिशा दे रहा है। उसके लेखन में और जीवन में क्योंकि कोई फांक नहीं है, बड़ी पारदर्शिता है, बड़ी आवाजाही है, जैसा जीवन वैसा लेखन। तो देवेश आज के समय में इस वर्तमान में, इस यथार्थ दुनिया में एकदम यथार्थ रचनाकार माना जा सकता है। गोरखपुर देवरिया में जन्मा है। बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि ऊंचे कुलवंश में जन्मे लोग चिंता करें, समाज में हाशिए पर
अनसुने हुए लोगों, अनचिन्हे, अनबोल लोगों को न केवल उन्हें सुनता है, चिन्हता है, बल्कि उनको ज़ुबान देता है, उनको मुखर करता है, उनको चिन्हित करता है, उनके हक के लिए लड़ता है और ऐसों की आवाज़ बनकर लगातार देवेश जूझ रहा है। शुद्धार्थियों, क्योंकि कहना ज़रूरी है चैनल पर, देवेश के जन्म दिवस पर देवेश की कविताएं सस्नेह से भेंट करते हुए, जो ये कहता है कि संभावनाओं की गणित हर बार इतनी कमज़ोर क्यों होती है। देवेश को सुनते हैं। पहली कविता जो मुझे 2013 में पढ़ने को मिली, 2013 से 2023 आ गया, देवेश को कोई हड़बड़ी नहीं है, पर देवेश का अब संकलन आ जाना चाहिए, बेहतरीन कविताओं का संकलन, जिसकी प्रतीक्षा हम सबको है, उसके साथियों को और हम अग्रजों को। पहली कविता है गणित और प्रेम। मैं गणित में शुरू से कमज़ोर था, हमेशा 1 धन 1 बराबर 1 लिखता था और असफल हो जाता था, मगर तुम तो अव्वल आते थे, 1 और 1 2 होते हैं बखूबी जानते थे। आज जब जिंदगी के गणित में हम अंक हो चुके हैं, प्रेम के प्रमेय निर्माण की कोशिश में, तुम यहाँ भी बार बार गणित के वही मायने 1 और 1 2 होते हो। तुम यहाँ भी बार बार गणित के वही मायने 1 और 1 2 होते हैं उपयोग में ला रहे हो, प्रेम प्रमेय में असफल हो रहे हो, और मैं मूर्ख 1 और 1 को 1 बताने वाला कई प्रमेयों का जनक बन बैठा हूँ, प्रेम को परिभाषित करने की इससे अच्छी पंक्तियाँ हो नहीं सकती। प्रेम 2 समानांतर चलने वाले व्यक्तित्व को, अस्तित्व को एक बनाता है। प्रेम में 2 होने का फर्क मिट जाता है। प्रेम एकाकार करता है, प्रेम आज़ाद करता है, उन्मुक्त करता है, उन्नयन देता है। प्रेम में 2 का फर्क मिट जाता है और 2 मैं कभी नहीं टकराते, वे हम होकर आगे बढ़ते हैं। प्रेम जो बढ़ाए, प्रेम जो बचाए, प्रेम जो उन्मुक्त कर दे, प्रेम जो ऐसे जुड़े कि फिर उसका विभाजन ना हो सके, उसका गुणाभाग ना हो सके। प्रेम के अलावा देवेश ने राजनीति पर, वर्चस्व पर, समाज की विडंबनाओं, विसंगतियों पर भी बहुत लिखा है। देश दुनिया समाज की खबर लेते हुए, बाखबर करते हुए, सचेत करते हुए, एक निर्भीक पत्रकार की तरह देवेश ने सत्ता में बैठे लोगों के जो आधिकारिक आंकड़े हैं और उसमें लगातार जो फेरबदल है, जो सत्ताधारी हैं, वर्चस्व रसूखदार लोग हैं, वो किस तरह से रोज़ रोज़ झूठ को अपनाते हैं, दिनचर्या में झूठ बोलते हैं। कवि उनकी पैरेलल खड़ा होता है। कवि ही है जो सच का जोखिम उठाता है, सच को सच कहना जानता है। तो कवि की सच्चाई को लगातार अनसुना किया गया, लगातार उसे अनदेखा किया गया, लगातार उसे मिटाए जाने की मुहिम जारी रही, पर कवि ने अपनी कलम नहीं छोड़ी, अपनी ज़ुबान नहीं छोड़ी और अपनी मुखरता नहीं छोड़ी। देवेश पूरे देश को देख रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश और उसके कई अन्य हिस्सों का, जहाँ पर किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, उस देश में जो हरित क्रांति वाला देश है, उस देश में जहाँ किसान को अन्नदाता कहा जाता है, उस देश में लगातार किसान क्यों बेबस हैं, लाचार हैं। जो अन्नदाता हैं वो 2 जून की रोटी जुटा नहीं पाते और आत्महत्या करते हैं। ऐसी संकट पर, ऐसे समसामयिक कंटेम्प्ररी कॉन्सेप्ट पर देवेश ने बहुत सी कविताएं लिखी हैं। 1-2 कविताएं मैं आपको सुनाऊंगी। मौत के बाद उन्हें कौन गिनता, खुद के खेत में खुद का आलू, फिर भी सोचूं क्या मैं खा लूं, कौन सुनेगा किसे मना लूं, फसल के बदले नकदी पालूं, अपने मन की किसे बता लूं, अपना रोना किधर को गालूं। ये वो टीस, वो दर्द है उस अन्नदाता की, इस देश की उस अन्नदाता की जो 2 जून की रोटी जुटा नहीं पा रहा है।
न्यूनतम जीवन की आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पा रहा। ये एक सटायर है कि अपने ही खेत में, अपनी ही ज़मीन से बेदखल हो रहा है, अपने स्वाभिमान से बेदखल हो रहा है। खेती दरअसल उसका पेशा नहीं है, उसका स्वाभिमान है, उसका निजत्व है, उसका अस्तित्व है, और अपने अस्तित्व और निजत्व से बेदखल किया जा रहा है। वो खेतीहर बनता मजबूर हो रहा है। तो अपने ही खेत में बड़े श्रम से, बड़ी कम लागत में, बड़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए जो कुछ वो उगा पाता है, दरअसल वह भी उसके घर, उसकी रसोई तक पहुंच नहीं पाता, और वो फसल के बदले में कुछ आमदनी करना चाहता है। और इस मुनाफे की पूरी राजनीति में, इस बाजार में वो किस तरह से तोला जाता है, 2 कौड़ी का भाव उसका नहीं लगता। वो अपनी जात जमात से भी जाता है, अपने खेत स्वाभिमान खलिहान से भी जाता है, और बेघर अपने सोर्सेस से, अपने स्रोत से हट जाता है, कट जाता है। वो कहता है कि ये विपदा, ये आपदा, ये दुख किसी मंत्री संतरी के हवाले नहीं किया जा सकता। इस टीस को, इस पीड़ा को वही समझ सकता है जिसने इसे भोगा हो, जिसका भोगा हुआ सच हो। एक अगली कविता है लेपन। इस मृत्युलोक की मियाद पूरी कर चुके हे कुल के बोधि वृक्ष, आपका भौतिक पार्थिव शरीर जो जल सोखे किशमिश सा फूल उठा है। जैसे संसार सार निचोड़ कर पी लिया हो आपने, घी का लेपन करते हुए न जाने क्यों बरबस ही ऐसा महसूस करा रहा है जैसे बरसों से जाड़े की मखमली गुनगुनी धूप में आपकी देह पर किया स्नेह लेपन अभ्यास मात्र था। इस एकमात्र अपरिवर्तनशील शाश्वत सच की घड़ी के लिए, ताकि मैं विचलित होते हुए भी आपकी भौतिकता को तैयार कर सकूं, ताकि मैं विचलित होते हुए भी आपकी भौतिकता को तैयार कर सकूं। आखिरी परीक्षा के लिए मैं कर सकूं घी का लेपन, झोंक सकूं आपके शरीर को अग्नि में। पूरी परंपरा से, ब्राह्मणत्व से, ऊंचे कुल की पद प्रतिष्ठा से, रसूख से, वंश से, अपनी संस्कृति के उस व्यभिचार से जो जड़ की तरह, रूढ़ियों की तरह बांधे हुए हैं, जकड़े हुए हैं, जो अपनी जात जमात को बड़े ठसक के साथ अपने को उच्च और दूसरों को निकृष्ट समझते हुए, अपने को विशिष्ट और दूसरों को उच्छिष्ट समझते हुए जी रहे हैं, ऐसे लोगों पर लानत भेज रहा है देवेश। और कहता है कि जब भी आपको खाता, मुटियाता, आपको वर्चस्व में, आपको ऑरा में, आपको चमक दमक में घी का लेपन करते हुए, अपने शरीर को बलिष्ठ करते हुए, अपने सौष्ठव को सजाते हुए, अपने रसूख को, अपने जात को, अपने नाम को चमकाते हुए देखता हूँ, तो बार बार महसूस करता हूँ आपकी अंत्येष्टि के समय में, आपकी चिता को अग्नि देते हुए, मैं इसी घी के लेपन के साथ आपको और आपकी उस समूची परंपरा को, उस ब्राह्मणत्व को, उस उच्च कुल वंश परंपरा को, प्रतिष्ठा को, उस घोर गोत्र, जात, जमात, समाज को फूंक देना चाहता हूँ उस अंत्येष्टि में। तो एक लंबी परंपरा, एक लंबी यात्रा का बोध होता है इस एक कविता में। इस एक छोटी सी कविता में पूरी राजनीति, जात जमात की राजनीति समझ में आती है, समाज की गड़बड़ी जो ढांचे में ही है, वर्ग भेद, जाति भेद, कुल, स्तर, स्टेटस, इस सब के भेदभाव समझ में आते हैं, और उसकी पूरी राजनीति, पूरी साजिश को देवेश भांप लेता है और कहता है कि बार बार मुझे पीड़ा होती है। आप एक बिंब बनाता है, आपका भौतिक पार्थिव शरीर जो पूरी तरह से मिट्टी है, उस जब जल सोखे किशमिश सा फूल उठता है, यानी सारे जल को, दूसरों के सरप्लस को, दूसरों की प्रभा को, दूसरों की ज़रूरतों को, दूसरों की क्या कह सकते हैं, ख्वाहिशों को, इच्छाओं को, कामनाओं को आपने सोख लिया, उनकी ज़रूरतों को आपने कमतर ख़त्म कर दिया और अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा जमा करते रहे। तो ये जो संचित जल है, ये जो आभा है, ये जो आभा मंडल है, ये जो आपका प्रभा मंडल है, दरअसल ये मुझे लगता है कि पूरे संसार को निचोड़ कर आपने पी लिया है स्वार्थवश, निहितार्थवश। और ये जो घी का लेपन करते हैं, आप शरीर को बलिष्ठ बनाते हैं, मन
मैला कुचैला ही रहता है, मन कुटिल रहता है, मन समाज के दोहन का करता है, छोटी जात जमात को शोषित करते हैं, वंचित करते हैं, पीड़ित करते हैं, और आपका दिनों दिन फलते फूलते जाना देवेश सरीखे चिंतक को परेशान करता है। और वो कहता है कि मैं विचलित तो होता हूँ, मैं हिल जाता हूँ भीतर से बाहर तक, लेकिन मैं आपकी इस देह को, चमचमाती देह को आखिरी परीक्षा तक ले जाना चाहता हूँ, जहाँ घी का लेपन हो रहा अंत्येष्टि के समय, और जहाँ चिता पर सजाई गई है वो सबका जल सोख कर फूली हुई, चमकती हुई लाश को मैं धूं धूं करके फूंक देना चाहता हूँ। इस पूरी व्यवस्था में, इस पूरे सामाजिक ढांचे में ज़रूरी फेरबदल करना चाहता हूँ, तोड़ देना चाहता हूँ इस पूरी वंश परंपरा को, कुल परंपरा को, गोत्र परंपरा को। सैल्यूट। बेहतरीन कविता। अगली कविता है जिनकी गिनती न रैलियों में थी, न मुफ्त की थैलियों में, न होर्डिंगों में, न बिल्डिंगों में, न विज्ञापनों के ठेले में, न मॉल में, न लगी सेलों में, न संसद की सीढ़ियों पर, न गाड़ियों में, न कागजी पेड़ों में, न रुपए के ढेरों में, न आसमान की तारों में, न साहिब के कुमारों में, मौत के बाद उन्हें कौन गिनता, मौत के बाद उन्हें कौन गिनता। लंबी फहरिस्त है जनगणना में ऐसे लोगों की जिनकी कहीं कोई गिनती नहीं है। वे इस्तेमाल किए जाते हैं, वे दुहे जाते हैं, वे सोखे जाते हैं, वे जगह जगह गलीचों की तरह, कालीनों की तरह बिछाए जाते हैं, ओढ़े पहने जाते हैं, और मौसम ख़त्म हो जाने पर, ज़रूरत ख़त्म हो जाने पर उतार फेंके जाते हैं। देवेश उनकी बात करता है कि जो जनगणना में शामिल नहीं होते। मनुष्य प्रजाति की बात कर रहा है। मनुष्य प्रजाति में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कहीं विशिष्ट नहीं होते, जिनकी कहीं कोई शिनाख्त नहीं होती, कहीं उन्हें चिन्हित नहीं किया जाता, कोई पहचान उनकी नहीं होती, उनका नाम, उनकी पहचान कुछ भी नहीं होती, और उसके बावजूद वे उन्हें कहाँ गिना जाए, उन्हें किस लिस्ट में रखा जाए, क्योंकि वे ज़रूरत का सामान भर होते हैं, वे यूज़ एंड थ्रो, वो इस्तेमाल भर होते हैं, वो उपभोग की संस्कृति में भोग लिए जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए देवेश चिंतित है। मुझे देवेश की कविताओं में एक व्यंजना शैली तो है ही, और भाषा बड़ा कंजूस है भाषा में देवेश। बहुत कम शब्दों में बहुत मारक, आदमी छटपटा जाए, झुंझला जाए जिनको संबोधित कर रहा है, और जिस समूह से संबोधित हो रहा है वो सब तिलमिला जाएं, परेशान हो जाएं। खिंचा देती है देवेश की कविताएं, और अगर खिंचा नहीं देती, बेचैन नहीं करती, पीड़ा नहीं देती, तकलीफ़ नहीं देती, आपको झंझोड़ती नहीं है, नाराज़ नहीं करती है, तो फिर देवेश की कविता अपने मायने खो देती। लेकिन देवेश इसमें सफल होते हैं। व्यंजना से भरपूर एक और कविता, हे नाथ। ये सिंबॉलिक है कविता। मुझे लगे कि इसमें कई तरह की प्रतीकात्मकता है, आप इन्हें चीन पाएंगे जो कैरेक्टर्स में आते हैं। हे नाथ, श्लोक पढ़ूं या निर्गुण सुनाऊं, सुंदर कांड का पाठ करूं, तुलसी की चौपाई गाऊं, या फिर मैं हठयोग करूं, गोरख के दर पर खिचड़ी चढ़ाऊं, हिंदी बोलूं या भोजपुरी, हिंदी बोलूं या भोजपुरी, कैसे कहूं जो आपको सुनाई दे महाराज। समाज बहरा है, समाज के मठाधीश बहरे हैं, ये धार्मिक ठेकेदार, ये उलेमा, ये पंडित बहरे हैं, और इस बहरे समाज में हर कोई मूक हुआ जाता है, चुप्पी लगाए बैठा है, तटस्थ हर कोई बस सुन रहा है, देख रहा है, बोल नहीं रहा। और ऐसे में देवेश बवाल करते हैं, सवाल करते हैं, कैसे कहूँ, मैंने किस बोली भाषा में कहूँ, आपको क्या समझ में आती है, क्योंकि आप मर्म करुणा तो चीनते नहीं, पहचानते नहीं, आप मानवीयता जानते नहीं, संवेदना से आपका कुछ लेना देना नहीं, शर्म आपको आती नहीं, संकोच आपको होता नहीं, समूची मानवीय सृष्टि को तबाह किए हुए हैं, केवल एक तरफा एक के प्रति निष्ठा निभाने के लिए, एक विराट को, अब वो विराट आपके लिए ईश्वर तुल्य है इस संसार में,
एक उस नेतृत्व को जो अंधाधुंध है, जो उसके अंधानुकरण में, उसकी श्रद्धांधता में सब लोग उसी ओर भजन कीर्तन में निमग्न हैं। ये कीर्तनियों का समय है, ये चारण भाटों का ज़माना है। और ऐसे में जो बोल रहा है, जो मुखर हो रहा है, वो कबीर होगा, वो फ़कीर होगा। जो घर जा रहे आप ना चले हमारे साथ। तो हिंदी बोलूं या भोजपुरी कैसे कहूं जो आपको सुनाई दे महाराज। मैं इसी सूबे का किसान हूं जिसके आप महंत हैं। ये मठाधीशी, ये मुरेठा, ये नेतृत्व इसी साधारण सर्वसाधारण ने आपको थमाया है। आप इन्हीं का नेतृत्व कर रहे हैं। इस जनता की सत्ता हैं आप, और अपनी सत्ता के नशे में, आप अपनी कुर्सी के नशे में आप भूल चुके हैं मानवीयता की बोली, मर्म की बोली, करुणा की बोली, सहज बोली जो जनता तक सुनाई दे। तो न उनकी गुहार आप तक पहुंचती है, न आप उनमें आवाजाही करते हैं, तो उनके दुखों का, उनके संताप का, उनकी पीड़ा को आपको पता ही कैसे चले। मैं इसी सूबे का किसान हूँ जिसके आप महंत हैं, और मेरे बाप ने फांसी लगाकर जान दे दी। अर्थाभाव में नहीं, अर्थ के अभाव में मीनिंगलेस हुए जा रहे हैं जिनको मीनिंग मिलना चाहिए था, जो सचमुच में सफल और सार्थक थे, जिनसे ये देश हरा भरा था, जिनसे ये देश सार्थक होता था। उन सारी वैल्यूज़ को ख़त्म, दरअसल ये क्राइसिस ऑफ वैल्यूज़ मुझे यहाँ दिखाई देता है, और निश्चित तौर पर क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी भी है कि पहचान और अस्तित्व को खोते हुए वे सब जिन पर ये टिका है देश, वो 80% बसने वाली जनता जमात जो गाँव में रहती है, और जो अपने खेत पर, अपने खलिहान पर नाज करती है, अपने गाँव पर, अपनी ज़मीन पर नाज करती है, वे सब आत्महंता होने को, आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। ये कैसा देश है, ये कैसा देश है। बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं।